निश्चय आईएएस में आपका स्वागत है। 25 मई 2020 के न्यूज़पेपर एनालिसिस क्लास में आज हम द हिंदू के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स पर डिस्कशन करेंगे। आज हमने एडिटोरियल पेज के ही 3 आर्टिकल को लिया है, पेज नंबर 6 से, जिसमें कि एक आर्टिकल द हिंदू का एडिटोरियल है और 2 आर्टिकल डिफरेंट ऑथर्स के द्वारा, अलग अलग लेखकों के द्वारा लिखे गए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल आर्टिकल से। पहला, जो कि किसान और खेतों के ऊपर सरकार के हाल में लिए गए फैसले और राज्य एवं केंद्र सरकारों के द्वारा उनके आय संवर्धन को लेकर जो योजनाएं पहल सरकार के द्वारा की गई हैं उससे संबंधित है। आर्टिकल की अगर हम शुरुआत करें तो यह छत्तीसगढ़ के किसान न्याय योजना की बात करता है। किसान न्याय योजना के अंतर्गत छत्तीस सरकार ने राज्य के किसानों के आय को सप्लीमेंट करने के लिए, आय का संवर्धन करने के लिए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स की योजना बनाई है। डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स का मतलब प्रत्यक्ष नकदी हस्तांतरण उनके खाते में राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश जैसे भी और कुछ राज्यों ने इसी प्रकार के नगद हस्तांतरण कार्यक्रमों की योजना किसानों के लिए बनाई है। केंद्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री किसान योजना, जो कि प्रति किसान परिवार 6,000 रुपया, वैसे परिवार जिनके पास भी 5 एकड़ से कम भूमि हो, तो वैसे परिवारों को 6,000 रुपया जो है वो 3 किस्तों में प्रदान करने की योजना है। तो यह सब कुछ आपको राज्य और केंद्र के स्तर पर किसानों के खाते में सीधा नगद हस्तांतरण कर उनके इनकम को सप्लीमेंट करने का प्रयास केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो किसानों के और उपभोक्ताओं के हितों को संतुलित करने के लिए भारत में एक एमएसपी की व्यवस्था है। न्यूनतम समर्थन मूल्य रेजिम इंडिया में है, जिससे क्या होता है कि पीडीएस के साथ तालमेल बनाकर उपभोक्ताओं को और किसानों दोनों को उचित दाम सुनिश्चित कराया जाता है कि किसानों को भी उनके उत्पाद का उचित दाम फेयर प्राइस मिले और उपभोक्ताओं को भी एक रीजनेबल प्राइस पर एग्री कमोडिटी कृषि उत्पाद उपलब्ध हो सके। तो यह संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में सरकार के द्वारा एक न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था किसानों के लिए की गई है। परंतु इस आर्टिकल में, इस एडिटोरियल संपादकीय में बताया गया है कि न ही एमएसपी खरीद और न ही पीडीएस यानी जन वितरण प्रणाली, दोनों की जो दक्षता है वह देश भर में यूनिफॉर्म नहीं है, यानी एक समान नहीं है। राज्यों में इन कार्यक्रमों की जो एफिशिएंसी है, जो दक्षता है, वह अलग अलग है, उसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है, भिन्नता है। केंद्र सरकार का कहना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के तौर पर वह प्रोडक्शन कॉस्ट का यानी उत्पादन लागत का 1.5 गुना जो है किसानों को एमएसपी के रूप में अदा करती है। परंतु यह जो गणना है यह भी विवादों से परे नहीं है। कैलकुलेशन जो है यह भी फ्री ऑफ कंट्रोवर्सी नहीं है। इसके ऊपर भी राज्य सरकारों ने कई बार अपनी अपनी आशंकाएं जाहिर की हैं और कई विशेषज्ञों ने भी, कृषि वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों, अर्थशास्त्रियों ने भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के सरकारी गणना को अपर्याप्त बताया है, उसमें खामियां बताई हैं। परंतु यह जान लेना यह महत्वपूर्ण है कि केंद्र सरकार जो एमएसपी तय करती है वह किसानों के उत्पादन लागत का 1.5 गुना जो है वह एमएसपी के रूप में, न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में तय करती है। दूसरी इसकी एक खामी यह है कि जो इनकम सपोर्ट स्कीम है, इस तरीके की जो आय वर्धन करने की जो योजनाएं हैं डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के माध्यम से, यह भूस्वामियों को ही लक्षित करती है और यह टेनेंट्स को और जो कृषि श्रमिक हैं उनको बाईपास कर देती है, यानी कि उनको नज़रअंदाज करते हुए यह मुख्यतः भूस्वामियों को लाभ पहुंचाती है। अगर हम बटाईदार किसानों की बात करें या कृषि श्रमिकों की बात करें तो सरकार के ऐसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण या इनकम सपोर्ट स्कीम्स का लाभ जो है वह कई करोड़ों टेनेंट फार्मर्स को यानी बटाईदार मजदूरों को और कृषि श्रमिकों को नहीं मिल पाता। अब अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ ने इसमें एक अच्छा पहल किया है। वह एक ऐसे नगद हस्तांतरण योजना को डिजाइन कर रहा है जो कि भूमिहीन मजदूरों के लिए होगा, यानी जो कृषि क्षेत्र के भूमिहीन मजदूर हैं उनको भी सीधे नगद हस्तांतरण छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया जाएगा। परंतु संपादकीय में बताया गया है कि इस प्रकार के जो सरकारी हस्तक्षेप हैं वो बहुत ही थोड़े होते हैं और जो कृषि क्षेत्र का जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम है, यानी कि जो उसकी बुनियादी समस्या है, उसको दूर नहीं करते। और बुनियादी समस्या क्या बताई गई है, वह यह है कि कृषि का नॉन रेम्यूनरेटिव नेचर का तात्पर्य होता है
उसका अलाभकारी प्रकृति, यानी कि भारत में कृषि की अलाभकारी प्रकृति, किसानों को अपने उत्पादन लागत पर उचित लाभ नहीं मिल पाता, यानी कि कृषि जो है वो एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में या आर्थिक क्रिया के रूप में अब नहीं रह गई है। इसके बारे में एक निबंध भी जो है आपको हाल फिलहाल में यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था कि कृषि अब क्यों एक सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ लाइवलीहुड, एक अगर आजीविका के वहनीय साधन के रूप में देखें तो क्यों नहीं रह गई है। तो संपादकीय में भी कहीं ना कहीं वह बात को माना गया है कि कृषि के जो अंतर्निहित समस्या है वो इसके अलाभकारी होने का है, नॉन रेम्यूनरेटिव होने का है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम मार्केट ड्रिवन अप्रोच की बात करें, जैसा अभी हाल फिलहाल में केंद्र सरकार के द्वारा कृषि पैकेज की घोषणा में भी किया गया, जहां पर कि इंटर स्टेट बैरियर्स को, यानी अंतर्राज्यीय जो बाधाएं होती हैं कृषि उत्पादों के कारोबार को लेकर, या निजी क्षेत्र को और बढ़ावा देना कृषि प्रसंस्करण के खासकर उद्योगों में, तो वैसे मार्केट ड्रिवन अप्रोच को, यानी जो बाजार प्रेरित जो एक अप्रोच है, उसको भारत में समाधान के रूप में काफी बताया जाता है, ऐसा संपादकीय में कहा गया है। अगर हम खाद्य आपूर्ति श्रृंखला संकट की बात करें यूनाइटेड स्टेट्स में, तो हमें उससे कुछ सबक लेनी चाहिए। संपादकीय में कहा गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स के पास माना जाता है कि एक बहुत ही सुप्रीमली एफिशिएंट, यानी बहुत दक्ष खाद्य आपूर्ति श्रृंखला है, जहां पर कि खाद्यान्नों की, कृषि उत्पादों की एक जगह से दूसरी जगह आवाजाही, उनका कारोबार काफ़ी आसान है, मैकेनाइज्ड है, तकनीकीकृत है, उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत कंपोनेंट है। परंतु इसके बावजूद भी अभी पैंडेमिक महामारी के समय यह देखा गया कि ऐसे एक बहुत ही विकसित खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के समक्ष भी संकट उत्पन्न हो गया। संकट उत्पन्न कैसे उत्पन्न हो गया कि यहाँ पर जो है कृषि उत्पादों की काफ़ी ज़्यादा बर्बादी हुई, वेस्टेड प्रोड्यूस, और इसके साथ अनमेट डिमांड। एक तरफ तो कि उत्पादों की बर्बादी भी हुई और दूसरी तरफ मांग भी पूरे नहीं किए जा सके महामारी के दौरान, जहां पर कि आपको ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कम्प्लीटली डिसरप्ट हो जाता है। तो अगर आपका जो खाद्य आपूर्ति की व्यवस्था है, उसका एक जो पूरा स्ट्रक्चर संरचना है, वह सप्लाई चेन आधारित है और वो होनी भी चाहिए। परंतु संपादकीय में संकेत दिया गया है कि महामारी के काल में क्योंकि सप्लाई चेन डिसरप्शन होता है, तो वैसे समय में खाद्य आपूर्ति भी अमेरिका जैसे भी एडवांस्ड सप्लाई चेन वाले देशों में संकट पैदा कर सकता है। किस प्रकार से कि उत्पाद जो है वो मार्केट तक पहुंच नहीं पाता है, तो उससे उत्पाद की बर्बादी हो जाती है और लोगों की मांग बनी रहती है। कृषि उत्पादों की मांग में कमी नहीं आती, और अगर कमी आती भी है तो वो मार्जिनल होती है, तो मांग भी जो है वह भी बनी हुई है। तो इस प्रकार का संकट जो है आपको ओवर रिलायंस करना, मतलब अधिक निर्भरता करना एक आपूर्ति श्रृंखला के ऊपर खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में, तो यह भी सही नहीं है। संपादकीय में ऐसा संकेत दिया गया है। और भारत में जो कृषि प्रबंधन से संबंधित जो सरकारी एजेंसियां हैं या जो प्राइवेट स्टेक होल्डर्स हैं, निजी हितधारक हैं, उनको इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखना चाहिए जो हमें सीख या महामारी देती है, और खाद्य आपूर्ति के क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि के क्षेत्र में जो वल्नरेबिलिटीज है, सुभेदता है, उसको भी यह बताती है। वैसी सुभेदता जो कि सप्लाई चेन डिपेंडेंट फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। सप्लाई चेन डिपेंडेंट का तात्पर्य जो आपूर्ति श्रृंखला आधारित खाद्य सुरक्षा है। तो वैसे आपूर्ति श्रृंखला आधारित खाद्य सुरक्षा के भी सुभेद जो कुछ कारक हैं, उसको संपादकीय के द्वारा संकेत किया गया है कि हम कंप्लीटली एक खाद्य सुरक्षा के लिए सप्लाई चेन डिपेंडेंट नहीं हो सकते, आपूर्ति श्रृंखला पर ही निर्भर नहीं हो सकते, क्योंकि महामारी के टाइम पे वो सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाता है, बाधित हो जाता है। कृषि क्षेत्र में जो पहले से वर्तमान संकट समस्याओं की बात की गई, तो उसकी एक लंबी सूची संपादकीय में बताई गई है। सबसे पहले तो कि जो जटिल जो भूमि अभिलेख होते हैं, लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं, उसके अलावा अवैज्ञानिक और अधारणीय क्रॉप पैटर्न्स, यानी कि जो फसल के पैटर्न्स होते हैं। क्रॉप पैटर्न्स का तात्पर्य होता है कि किन किन फसलों को लगाया जाता है, कितने फ्रीक्वेंसी में फसल लगाया जाता है, किन फसलों को आपस में मिलाकर लगाया जाता है। तो ये सारी कृषि पद्धतियां जो है वो क्रॉप पैटर्न्स को डिफाइन करती हैं, परिभाषित करती हैं। तो ऐसे क्रॉप पैटर्न्स जो हैं वो फसलों की जो पद्धतियां हैं, उनके लगाने का जो तरीका है वह अवैज्ञानिक है और अधारणीय है। इसके अलावा मार्केट लिंकेज का जो यहाँ पर संरचना है, खासकर भारत में बाजार से जो जुड़ाव है किसानों का, वो उनको सुभेद बनाता है। किसके लिए, किसके द्वारा जो है एक्सप्लॉयटेशन, उनका शोषण हो सकता है और भारत में होता है,
तो अधिकारियों के द्वारा और जो कृषि बिचौलिए होते हैं उनके द्वारा जो है एक्सप्लॉयटेशन को लेके, शोषण को लेके किसान सुभेद हो जाते हैं। इसके साथ एक जो बहुत पारंपरिक समस्या रही है और पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था की, और इसके साथ इनएडिक्वेट एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी तकनीक का जो एक पर्याप्त जो स्वीकार्यता होनी चाहिए भारत के कृषि क्षेत्र में, वो नहीं है। दूसरा एक इसमें नॉवेल पॉइंट, एक जो काफ़ी पिकुलियर पॉइंट इसमें बताया गया है भारत में कृषि की समस्या का, वह है कन्फ्लिक्ट विथ वाइल्ड लाइफ, यानी कि वन्य पशु जीवों के साथ, वन्य पशुओं के साथ जो संघर्ष है। तो उससे ऐसा देखा जाता है कई बार कि वैसे जो जंगली जानवर हैं, पशु हैं, वो खेतों को नष्ट कर देते हैं। हाथियों के बारे में काफ़ी चर्चा होती है, नीलगायों के बारे में चर्चा होती है, जंगली सुअरों के बारे में चर्चा होती है, पक्षियों के बारे में। तो ऐसे वन पशु जीव जंतु पक्षियों के कारण भी संघर्ष से कृषि को नुकसान पहुंचता है। हमने पहले के 1-2 दिन पहले के क्लास में लोकस्ट इन्वेजन की बात की थी। टिड्डियों का एक बहुत बड़ी भारी मात्रा में भारत के पश्चिमी सीमा से होते हुए भारत के उत्तर के राज्यों में, पंजाब, हरियाणा और इंडो जेंजेटिक प्लेन्स में काफ़ी ज़्यादा नुकसान टिड्डियों के दल के द्वारा पहुंचाया गया था, जो टिड्डी के स्वाम्स होते हैं। तो इस तरीके से वाइल्ड लाइफ से भी कंफ्लिक्ट के कारण कृषि को काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। और उसके अलावा भी जो वर्तमान की चुनौतियां हैं कि जलवायु के जो बदलते स्वरूप हैं, जलवायु परिवर्तन और मौसम में बदलाव के कारण भी भारत में कृषि क्षेत्र जो है वो सुभेद है। तो यहाँ पे आप देखें कि अगर कृषि क्षेत्र से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में, तो वहाँ पर आप किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सरकारी पहल के रूप में राज्य के और केंद्र के इन पहलों की चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा जो एमएसपी रेजीम है भारत में, उससे संबंधित अगर प्रश्न आता है, अगर अर्थव्यवस्था के यानी कि मुख्य परीक्षा पेपर 3 में किसानों के आय, कृषि उत्पाद का वितरण, जिसमें कि आपको एमएसपी और पीडीएस दोनों का जन वितरण प्रणाली और न्यूनतम समर्थन मूल्य का काफ़ी योगदान होता है, तो वहाँ पर आप इन बिंदुओं की चर्चा कर सकते हैं। और इस प्रकार के इनकम सपोर्ट स्कीम की खामियां, जब उनका क्रिटिकल एनालिसिस आपको करना हो, तो बता सकते हैं कि वह सिर्फ लैंड ऑनर्स को, भूस्वामियों को टारगेट करता है, टेनेंट्स और श्रमिकों को सपोर्ट नहीं पहुंचाता। छत्तीसगढ़ के एक नए स्कीम के बारे में बता सकते हैं। इस तरीके से आप खासकर यहाँ पे एक सप्लाई चेन यानी कि आपूर्ति श्रृंखला आधारित खाद्य सुरक्षा का जो एक स्ट्रक्चर है, उसका अगर क्रिटिकल आपको एनालिसिस या परीक्षण करना हो, समालोचनात्मक उसका विश्लेषण या परीक्षण करना हो, तो उसके एक जो है क्रिटिसिज्म आलोचना के रूप में आप इन बिंदुओं को शामिल कर सकते हैं, यूएस का उदाहरण देते हुए। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में भारत में जो अलग अलग संकट समस्याएं हैं, यह 6 बिंदु इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें मैंने पहले भी बताया कि कंफ्लिक्ट विद वाइल्ड लाइफ एक बड़ा इसमें जो है नोबल पॉइंट आप अपने उत्तर में शामिल कर सकते हैं। तो ये आपके कृषि क्षेत्र के लिए, किसानों के आय के लिए, सरकारी योजना कृषि क्षेत्र की जो है उनके लिए, उन संदर्भ में यह महत्वपूर्ण आर्टिकल आपको है। आगे बढ़ते हैं पेज 6 पर ही, एडिटोरियल के पेज पर ही, 1991 मूवमेंट फॉर एग्रीकल्चर। कहा जा रहा है कि सरकार के द्वारा जो अभी वर्तमान में आर्थिक पैकेज की घोषणा हुई, तो उसमें कृषि क्षेत्र के लिए भी व्यापक संरचनात्मक सुधार सरकार के द्वारा सुझाए गए। तो क्या यह 1991 1991 मूवमेंट है कृषि क्षेत्र के लिए? 1991 मूवमेंट का तात्पर्य भारतीय अर्थव्यवस्था को जब एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन यानी निजीकरण, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण 1991 में सरकार के द्वारा अ सेट ऑफ मेजर्स, कई सारे जो है उपाय किए गए, अर्थव्यवस्था को एक बड़ा व्यापक रूप से बदलाव दिया गया। तो वैसा ही क्या अभी ये कृषि के लिए सरकार की घोषणाएं 1991 मूवमेंट है, यानी एक पाथ ब्रेकिंग, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण समय है। मई के महीने में भारत सरकार के द्वारा कृषि विपणन के क्षेत्र में खासकर कई सारे रिफॉर्म्स की, सुधारों की घोषणा की गई, जिसको कि माना जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि यह भारतीय कृषि के लिए 1991 मूवमेंट है। 1991 मूवमेंट का तात्पर्य, जैसे हमने अभी चर्चा किया, कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में व्यापक सुधार सरकार के द्वारा उस समय पे लाए गए थे। तो क्या उसी प्रकार का यह पाथ ब्रेकिंग मूवमेंट भारत में कृषि के लिए अभी है? तो उसको लेके एक क्रिटिकल, एक समालोचनात्मक लुक जो है, दृष्टि इस आर्टिकल के माध्यम से डाली गई है। इसमें यह बताया गया कि यह जो सुधार सरकार के द्वारा लिए गए हैं, यह पहले की घोषणाओं का ही जो है पुनरावृत्ति है, रीइटरेशन है, यह नई घोषणाएं नहीं है। अगर हम इन तीनों रिफॉर्म्स की बात करें, तीनों सुधारों की बात करें, तो मुख्यतः जो है आपको कृषि विपणन के क्षेत्र में सुधार सरकार के द्वारा
घोषित किए गए। पहला तो ये था कि एपीएमसी एक्ट में सुधार सरकार के द्वारा किया जाएगा, जिसमें कि इंटर स्टेट ट्रेडिंग ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज यानी कि कृषि उत्पादों की अंतर्राज्यीय कारोबार को सरकार अनुमति देगा। इसके अलावा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में सरकार ने अमेंडमेंट संशोधन करने की बात की थी और अनुबंध कृषि से संबंधित सुधार जो है वह सरकार के द्वारा घोषणा किया गया था। एपीएमसी एक्ट की अगर हम बात करें तो एपीएमसी एक्ट में कई राज्यों में पहले ही बड़े व्यापक सुधार लाए जा चुके हैं। यह देखिए क्रिटिकल आर्टिकल है, तो इसमें आपको जो सरकार के द्वारा कृषि के क्षेत्र में उठाए गए कदम हैं उससे आपको संबंधित आलोचनात्मक बिंदु इस आर्टिकल से मिलेंगे। और सरकार ने सबसे पहले एक बड़ा ही समग्र एपीएमसी मॉडल एक्ट पहली बार 2003 में प्रस्तावित किया था, प्रोपोज ड्यूरिंग 2003। और वर्तमान सरकार के द्वारा यानी कि जब यह सरकार अपने प्रथम कार्यकाल में थी तो 2017 में भी सरकार के द्वारा एक मॉडल एपीएमसी एक्ट जो है वो राज्यों को भेजा गया था कि आप इसी तरीके से देशव्यापी एक जो है हर राज्य के द्वारा एपीएमसी एक्ट अपने अपने यहाँ बनाया जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि कृषि विपणन यह जो है कृषि खासकर यह राज्य सूची में आता है एग्रीकल्चर। तो इस प्रकार से एपीएमसी एक्ट संबंधित कानून बनाने का जो यह अधिकार है वह राज्यों का है। अगर हम एपीएमसी और जो राज्यों के द्वारा इसमें बदलाव लाए गए उसकी हम बात करें तो एपीएमसी एक्ट के विरुद्ध में जो मुख्य आर्गुमेंट है, तर्क है, वह यह है कि वह कारोबारियों के लिए, व्यापारियों के लिए आगमन और निर्गम यानी कि एंट्री और एग्जिट को लेकर बैरियर्स बार क्रिएट करता है, यानी कि सुगमता से कारोबारी एक राज्य से दूसरे राज्य अपने कृषि उत्पाद को लेकर नहीं आ जा सकते। तो यह इसमें एक पहला आर्गुमेंट है। दूसरा यह कि किसानों को और व्यापारियों के ऊपर यह अनिवार्यता है कि वो अपने कृषि उत्पादों की बिक्री और खरीद जो है वह एपीएमसी मंडियों में ही करें, यानी कि जो एपीएमसी के द्वारा संचालित मंडियां होती हैं, कृषि मंडियां होती हैं, वहीं पर अनिवार्य रूप से खरीद बिक्री की जा सकती है। यह एक इसका एक महत्वपूर्ण इसके विरोध में आर्टिकल है। इसके अलावा जैसा हमने अभी पहले चर्चा किया कि 17 राज्य सरकारों के द्वारा पहले ही एपीएमसी अधिनियम को और अधिक उदार बनाया गया है। तो सरकार के इसको और अधिक उदार बनाने के, एपीएमसी एक्ट के केंद्र सरकार को उदार बनाने के फैसले को एक बहुत नया जो है वो फैसला या सुधार नहीं माना जा सकता। इसके अलावा आप जैसे देखेंगे कि जो अलग अलग राज्यों में भारत में कृषि मंडियों के कार्य करने का तरीका है या उनका जो रेगुलेशन है, उनका विनियमन है, यह काफ़ी इसमें भिन्नता है, यानी इसमें एक रूपता नहीं है। तो एपीएमसी के आपको मतलब आलोचनात्मक बिंदुओं के संदर्भ में यह पॉइंट्स आप इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो भिन्नता की अगर हम बात करें तो कुछ राज्यों ने क्या किया है कि फल एवं सब्जियों के कारोबार को डीरेगुलेट कर दिया है, यानी नियंत्रण उसके ऊपर समाप्त कर दिया है। निजी बाजारों को अनुमति दे दी है, यानी कि प्राइवेट मार्केट्स जो है, जो निजी क्षेत्र के प्लेयर्स हैं वह इसमें निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा यूनिफाइड ट्रेडिंग लाइसेंस यानी पूरे राज्य भर में कारोबार करने के लिए एक ही कारोबारी लाइसेंस जो है उसकी शुरुआत कुछ राज्यों ने की है। और इसके साथ ही सिंगल पॉइंट लेवी ऑफ मार्केट फी यानी कि एपीएमसी मंडी में जब कृषि उत्पाद बेचते हैं तो मार्केट फी बाजार शुल्क लगता है। तो बाजार शुल्क अलग अलग जगह पर ना लगे, क्योंकि कृषि उत्पाद कई पॉइंट्स ऑफ सेल से होकर गुजरता है, कई बिक्री बिंदु से होकर गुजरता है। तो एक वैसे में क्या होता है कि किसानों को या कारोबारियों को कई जगह पर जाके वह बाजार शुल्क देना पड़ता है। तो कई राज्यों ने उसमें संशोधन किया और इसमें एकल बिंदु बाजार शुल्क लगाने की व्यवस्था भी किसानों को, कारोबारियों को दी। और इसके साथ एक महत्वपूर्ण पहल भी कई राज्यों ने की है कि वह सीधे तौर पे कृषि उत्पाद के विपणन के लिए, उनकी खरीद बिक्री के लिए डायरेक्ट मार्केटिंग को भी इंट्रोड्यूस किया, उसकी भी शुरुआत की। इसका उदाहरण अगर हम देखें तो उलावर संधाई तमिलनाडु में जो कृषि बाजार को कहते हैं, रयतु बाजार आंध्र प्रदेश में, तेलुगु में रयतु का तात्पर्य होता है किसान यानी कि कृषक बाजार जिसको हम कहते हैं, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में रयतु बाजार। दूसरा रायता संते कर्नाटका में, यह भी आपको कृषि बाजार से तात्पर्य इसका। पंजाब में इसे अपनी मंडी कहते हैं और उड़ीसा में कृषक बाजार कहते हैं। तो इन बाजारों में जाकर सीधे किसान अपने उत्पाद को बेच सकते हैं, वहाँ पर उपभोक्ता या कारोबारी सीधा जो है किसानों से इन उत्पादों को खरीद सकते हैं। उसमें एपीएमसी मंडी से संबंधित जो रेगुलेशंस होते हैं इन डायरेक्ट जो है कृषि बाजारों में या कृषक बाजारों में नहीं होते।
तो इस प्रकार के सुधार जो है आपको एग्री प्रोड्यूस के डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग में, यानी उनके वितरण और भंडारण में कई राज्यों के द्वारा पहले से भी लिए जाते रहे। लेकिन इन सुधारों के बावजूद भी एपीएमसी जो मंडी हैं उनके ऊपर अभी भी आरोप लगाए जाते हैं कृषि क्षेत्र के जो है मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा बर्बाद करने के लिए। ये कहा जाता है कि एपीएमसी मंडीज के कारण कृषि क्षेत्र में विपणन ढांचे का विकास जो है वह नहीं हो पा रहा है, और दूसरा कि किसानों को अपने उत्पादों का उचित मूल्य नहीं मिलता, उन्हें कम मूल्य मिलता है। एक तो इसमें यह क्रिटिसिज्म है। दूसरा क्रिटिसिज्म यह है कि एपीएमसी मंडी की जो संरचना होती है वो ऐसी होती है कि उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप इतना ज़्यादा होता है कि बाजारें जो है वह निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं कर पाती, निर्बाध रूप से कार्य नहीं कर पाती। तो राजनीतिक हस्तक्षेप भी इसमें एक आलोचना का बिंदु बताया गया है आर्टिकल में। परंतु अगर हम पॉजिटिव की बात करें कि एपीएमसी मंडीज किस प्रकार से जो है वो कृषि विपणन को और कृषि उत्पाद के खरीद बिक्री को जो है फैसिलिटेट करती है, तो इन सभी कमियों के बावजूद भी एपीएमसी मंडी जो है वह किसानों को बाजार तक किसानों की पहुंच बढ़ाने में अपनी भूमिका अदा करती है, यानी कि वह किसानों को मार्केट एक्सेस सुनिश्चित करती हैं, उसमें उनकी भूमिका होती है। अगर हम सुधार के पक्ष में बात करें, जैसा हमने पहले देखा कि कई राज्यों के द्वारा कृषि बाजार के से संबंधित सुधार किए गए हैं, तो उसमें सुधार में हमने निजी क्षेत्र को भी स्वीकृति अनुमति देने की बात की। इससे क्या होगा कि निजी क्षेत्र का जो है वो मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में, यानी कि कृषि विपणन ढांचे में निवेश कृषि क्षेत्र के द्वारा बढ़ेगा। इसके साथ ही किसानों को और अधिक विकल्प मिलेंगे, चॉइस उनका बढ़ेगा। किसान के पास अभी क्या है कि एपीएमसी मंडी में ही जाके बेचना अनिवार्य है। अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में यानी विपणन ढांचे में, तो और ज़्यादा कृषि बाजार कृषकों को उपलब्ध हो सकेंगे और उनके पास विकल्प होगा एक से अधिक बाजारों में अपने उत्पाद को उचित कीमत पर, ज़्यादा से ज़्यादा कीमत पर बेच पाना। आगे बढ़ें, जैसा इसमें आर्टिकल में बताया गया है कि बिहार ने अपने यहाँ एपीएमसी एक्ट को रिपील कर दिया था। रिपील करने का तात्पर्य यानी समाप्त कर दिया था। तो बिहार में जैसे हम देख रहे हैं अभी कि समाप्त होने के बावजूद भी जो कृषि विपणन ढांचा है उसमें नए निवेश नहीं आए हैं। दूसरा कि एपीएमसी एक्ट को रिपील कर देने से बिहार ने 2006 में एपीएमसी एक्ट को रिपील किया, 2006 में एपीएमसी एक्ट को समाप्त कर दिया अपने राज्य से। तो उसके पहले जो एपीएमसी से सरकार को राजस्व आता था उसकी भी नुकसान सरकार को होने लगी। निजी निवेश भी जो है वो बाजार के द्वारा आपको कृषि विपणन ढांचे के विकास में नहीं हो सका। तो इससे क्या हुआ कि ओवरऑल जो है राज्य में वो कृषि विपणन ढांचा एक तरीके से चरमरा गया, उसकी स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई। रिपील के बाद देखें, यानी कि कानून को समाप्त कर देने के बाद भी जो है यह मार्केट यार्ड जो थे, जो कृषि यार्ड थे, इनमें निवेशक या खरीदार नहीं मिलते थे और प्राइवेट मंडी के भी सृजन में कोई नया निवेश नहीं हो रहा था। तो एक तो जो कि पहले से एपीएमसी मंडियां काम कर रही थी उन्होंने काम करना बंद कर दिया, उनमें नए निवेश आने बंद हो गए, उनको खरीदार नहीं मिलता था। और जो निजी मंडियों का एक सरकार ने सोच रख के उसको रिपील किया, वह निजी मंडियों के भी सृजन में कोई नया निवेश नहीं हो पा रहा था। इससे क्या हुआ कि प्राइवेट अनरेगुलेटेड मार्केट्स काफ़ी संख्या में उग आए। प्राइवेट अनरेगुलेटेड मार्केट्स का तात्पर्य निजी और नियंत्रित बाजार जो है जिसके ऊपर सरकारी नियंत्रण नहीं है। तो इस प्रकार के बाजार राज्य में, बिहार राज्य में काफ़ी ज़्यादा संख्या में सामने उभर के आए और जहाँ पर कि ट्रेडर्स से यानी कि कृषि कारोबारियों से, व्यापारियों और किसानों से और अधिक मतलब मार्केट शुल्क जो है, बाजार शुल्क लिया जाने लगा। तो यह भी एक किसानों के और व्यापारियों के विरुद्ध यह बात जाती है। इसके अलावा ऐसे प्राइवेट अनरेगुलेटेड मार्केट्स में, ऐसे निजी और नियंत्रित बाजारों में वजन करने के, छांटने के या भंडारण करने के भी पर्याप्त जो है सुविधा का अभाव रहा है। तो इसमें यह एग्जाम्पल देके बताया गया है कि एपीएमसी एक्ट के जो रिपील करने की बात होती है कि एपीएमसी एक्ट को हटा दिया जाए, तो उसका भी जो है कुछ राज्यों में कानून को हटा देने से भी लाभ नहीं मिला है। इसके अलावा इसमें यह भी बताया गया आर्टिकल में कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे यह स्थापित किया जा सके कि एपीएमसी के बाहर निजी मंडियों में किसानों को अधिक मूल्य जो है अपने उत्पाद का मिला है। ऐसा भी कोई प्रमाण नहीं है। हालांकि आर्टिकल में लेखक ने यह बात माना है कि भ्रष्टाचार और आपसी जो है सांठगांठ
वह एपीएमसी के एक बड़े खामी के रूप में हम देख सकते हैं। भ्रष्टाचार भी है, वहाँ पे बिचौलियों, व्यापारियों, अधिकारियों के रूप में कॉल्यूजन भी होता है, साठगांठ भी होता है। इसके अलावा इन सारी कमियों के बावजूद एपीएमसी जो है वह किसानों को आवश्यक सेवा उपलब्ध कराने में अपना रोल प्ले करते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं। आंकड़ों की बात करें तो भारत में लगभग 7,000 जो है रेगुलेटेड मार्केट्स हैं, यानी कि एपीएमसी मंडियों की संख्या 7,000 के आसपास है। 20,000 जो है ग्रामीण बाजार हैं। यह सब देखिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है जब आप कृषि क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग की बात करेंगे, वितरण और विपणन की बात करेंगे, तो वहाँ पर आंकड़ा आधारित उत्तर लिखने से उत्तर का जो प्रभाव है वह बहुत बढ़ जाता है और आंकड़ों से उत्तर में वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी आती है। और जैसा इसमें बताया गया कि 700 के आसपास जो है रेगुलेटेड मार्केट्स हैं और 20,000 के आसपास ग्रामीण हाट हैं, जबकि भारत में आवश्यकता जो है बाजारों की, कृषि बाजारों की, वह लगभग इस संख्या की दुगनी है। यानी जितना भी वर्तमान में बाजार, कृषि हाट है और जो रेगुलेटेड मार्केट्स हैं उसकी दुगनी आवश्यकता है भारत के कृषि क्षेत्र को। इसके अलावा जो वर्तमान में जो कृषि मंडियां हैं, बाजार हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के यानी कि ढांचा के अवसंरचना के अपग्रेडेशन को, यानी उसमें और सुधार को लेकर निवेश की तत्काल आवश्यकता आर्टिकल में बताई गई है। अगर हम इसमें आगे देखें कि एपीएमसी जो है, एपीएमसी मंडियां पर्याप्त नहीं हैं। 80% से ज़्यादातर भारत के जो किसान हैं, जिसमें कि ज़्यादातर छोटे और सीमांत किसान होते हैं, वह एपीएमसी मंडियों में अपने उत्पाद नहीं बेचते। तो यह समझना जरूरी है कि मात्र 20% किसान ही भारत में एपीएमसी मंडियों में अपने कृषि उत्पाद को बेचते हैं। 80%, जो कि एक बहुत ही मेजॉरिटी प्रोपोर्शन अनुपात है, वह एपीएमसी मंडियों में अपने उत्पाद को नहीं बेचता। तो इस आर्टिकल में यह बताया गया है कि किसी भी प्रकार का जो है वो विपणन संबंधी सुधार वह किसानों को तब तक उचित मूल्य या और ज़्यादा बढ़ी हुए मूल्य को सुनिश्चित नहीं कर सकता जब तक कृषि क्षेत्र में जो अंडरलाइंग मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं। मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस का तात्पर्य यह होता है कि जो कृषि क्षेत्र में आपको आपूर्ति मांग संबंधित जो बातें हैं, उसमें इनपुट से जो रिलेटेड इशूज हैं, उनके जो प्राइस रियलाइजेशन संबंधित इशूज हैं, तो जो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन है वो जब तक कृषकों के लिए और कृषि क्षेत्र के लिए फेवरेबल नहीं रहते, तब तक विपणन संबंधी सुधार करने से किसानों को अपने उत्पादों का बढ़ा हुआ कीमत नहीं मिलेगा। तो ये इसमें अच्छी बात एक सुझाव के रूप में कही गई है कि मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस में सुधार लाकर और उसे कृषि क्षेत्र और किसानों के हित में बनाकर ही हम किसानों को हायर प्राइस रियलाइजेशन यानी कि एक बढ़े हुए मूल्य या कीमत उनको सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके लिए सरकार के लिए क्या कहा गया है? मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन का यह तात्पर्य हुआ जहाँ पे कि अर्थव्यवस्था में आपको जो व्यापक जो क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे कि आपको सरकार के द्वारा अधिक खर्च किया जाए, सरकार के द्वारा जो खर्च है, एक्सपेंडिचर है, वो आपको संतुलित हो, ज़्यादा घाटा ना हो, वित्तीय प्रकार से फिजिकल स्पेस हो गवर्नमेंट के पास कृषि के क्षेत्र में निवेश करने के लिए। तो वैसे जो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं देश में, तो उनको किसानों के लिए और कृषि क्षेत्र के लिए फेवरेबल बनाना पड़ेगा। सरकार का जो प्राथमिक जो सरकार की भूमिका होनी चाहिए, यह बताया गया आर्टिकल में कि अर्थव्यवस्था में मांग को फिर से बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा वित्तीय व्यय को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि जो राजकोषीय व्यय है, फिजिकल स्पेंडिंग है सरकार के द्वारा, उसे बढ़ानी चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था के मांग में वृद्धि हो। अभी हम जैसा वर्तमान में देख रहे हैं कि लोगों के आय में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है, नौकरियों का नुकसान हुआ है और इसके साथ मांग में भी कमी आई है लॉकडाउन के कारण। और ऐसा माना जा रहा है कि अभी इस वित्त वर्ष में आने वाले समय में भी जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन ही होगा, यानी कि उसमें और ज़्यादा संकुचन होगा। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो कृषि उत्पाद के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में भी लगातार जो है गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है। तो इसीलिए अभी बहुत आवश्यक है कि किसानों को जो है यह उनके उत्पाद की कीमतों में जो गिरावट का ट्रेंड है, इससे सुरक्षित रखने का बहुत तत्काल आवश्यकता है। इसलिए इसमें यह बताया गया कि अगर सरकार सच में गंभीर है कि वह किसानों को रेम्यूनरेटिव प्राइस जो है, यानी अपने उत्पाद का उचित मूल्य सुनिश्चित करवा पाए, मुहैया कराए, तो इसके लिए आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था में मांग को बनाए रखने के लिए, मांग सृजित करने के लिए सरकार को और ज़्यादा राजकोषीय व्यय, फिजिकल स्पेंडिंग
बढ़ानी पड़ेगी। तो यह इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो है वो आपको बात कृषि क्षेत्र के विषय में इस आर्टिकल में बताई गई है। इसका महत्व आप अर्थव्यवस्था पेपर 3 में कृषि क्षेत्र में विपणन, भंडारण, किसानों के आय, इसके अलावा राज्यों का जो आपको कृषि सुधार में राज्यों की जो भूमिका है उसको लेके आप इसे देख सकते हैं। एपीएमसी से अगर कोई प्रश्न पूछा जाए एपीएमसी से रिलेटेड, तो आप इस आर्टिकल के बिंदुओं को पर्याप्त रूप से शामिल कर पक्ष और विपक्ष में अपना आर्गुमेंट बना सकते हैं, और समालोचनात्मक तरह का प्रश्न हो, चर्चा से संबंधित प्रश्न हो, विवरण विश्लेषण से संबंधित प्रश्न हो, तो इन बिंदुओं का उल्लेख कर सकते हैं। उसके अलावा आंकड़ों के भी हिसाब से आर्टिकल महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े आपको बताए गए हैं कि भारत में वर्तमान में जो रेगुलेटेड मार्केट्स हैं, जो ग्रामीण बाजार हैं, उनकी संख्या कितनी है। उत्तर में आप इसको जरूर शामिल करें। एपीएमसी हटा देने के जो पक्ष में और विपक्ष में तर्क है, दोनों को आप इसमें बहुत सहजता से इन बिंदुओं को शामिल कर सकते हैं। निबंध की अगर हम बात करें तो कृषि क्षेत्र और कृषि में लाभप्रदता, कृषि के ऊपर आजीविका की निर्भरता जो है, उस संदर्भ में कई बार निबंध पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो वहाँ पर आप एपीएमसी से या फिर कृषि उत्पाद के विपणन से संबंधित, उनके भंडारण से संबंधित और किसानों के आय से संबंधित जहाँ पर भी बिंदु का उल्लेख करें आप, तो इन बिंदुओं को उसमें शामिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 6 पर। एमजी नरेगा की अभी के वर्तमान में इनकम जनरेशन को लेकर जो एमजी नरेगा स्कीम, महात्मा गांधी नरेगा स्कीम की भूमिका हो सकती है, इसको लेके जॉन द्रेज जो कि एक अर्थशास्त्री हैं, इनका आर्टिकल आया है। सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा के पेपर 2 से जुड़ा हुआ आर्टिकल है, जिसमें कि आपको सरकारी योजनाओं के बारे में टॉपिक है, आप उसके संदर्भ में इसको जोड़ सकते हैं। उसके अलावा पेपर 3 में भी भारत की अर्थव्यवस्था और वहाँ पर रोजगार सृजन, खासकर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका का सृजन, लाइवलीहुड जनरेशन, वहाँ पर आप इसको जोड़ के देख सकते हैं। इसमें कहा गया है कि अभी देश में नरेगा का विस्तार कर लगभग जो है 10 लाख से भी अधिक वर्क साइट्स यानी कि कार्यस्थल नरेगा के कार्य परियोजनाओं को सरकार को तैयार करना चाहिए। इसमें शुरुआत की गई है कि वर्तमान में जो प्रवासी मजदूरों की जो व्यथा है, अभी हाल के समय में हमने अपने टीवी स्क्रीन पर देखा और पूरे राष्ट्र की चेतना उससे एक तरीके से हिल सी गई है, और जिस प्रकार से उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में उनके पीड़ा की, उनके समस्याओं के संबंधित रिपोर्ट्स आ रहे हैं। उनके पास भोजन का अभाव है, और ना ही इसमें कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान कोई आय जिनका नहीं हुआ, वो वित्तीय तनाव की स्थिति में है। तो इस तरीके के संकट का सामना प्रवासी मजदूरों को करना पड़ रहा है। जन वितरण प्रणाली के इसमें एक सराहना के रूप में बात की गई है कि पीडीएस से क्या है कि अभी वर्तमान में जो इनकी संकट और ज़्यादा गहरा सकती थी वह रुकी है, यानी कि पीडीएस के माध्यम से सरकार ने प्रयास किया है कि लोगों को खाद्य सुरक्षा, खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए, और सरकार ने यह भी घोषणा की है कि अगले 3 महीनों तक जो पीडीएस के अंतर्गत राशन उपलब्ध कराए जाते थे, तो उसे दोगुना कर दिया जाएगा, यानी उसकी मात्रा दोगुनी कर दी जाएगी। तो इससे लोगों को फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी। और आर्टिकल में सरकार की इस पहल की सराहना की गई है, केंद्र सरकार के। लेकिन अगर हम पीडीएस की ही बात करें तो भारत की जनसंख्या का लगभग 50 करोड़ लोग जो है 500 मिलियन पीपल पीडीएस के नेट से बाहर हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कि अत्यंत गरीबी की अवस्था में जी रहे हैं। तात्पर्य यह है कि जन वितरण प्रणाली में भी खामी है, उसमें भी एक्सक्लूजन एरर है, यानी जो उसमें सच में बेनिफिशियरी होने चाहिए, लाभार्थी होने चाहिए, गरीब लोग, वह काफ़ी संख्या में इसमें अभी भी बाहर हैं। तो अभी के वर्तमान संकट का सामना करने के लिए जो गरीब परिवार हैं उनके लिए कैश के रूप में, यानी कि वह कहाँ से नगद पैसा कमा पाए काम करके, है ना, उनको इस प्रकार के छोटे मोटे मदद की आवश्यकता ना पड़े, वह आत्मनिर्भर भी बन पाए, तो इसके लिए नरेगा को एक विकल्प के रूप में, एक स्वाभाविक विकल्प के रूप में आर्टिकल में लेखक ने बताया है कि एमजी नरेगा एक प्रकार से बहुत ही स्वाभाविक विकल्प के रूप में उभरता है, खासकर आपको ग्रामीण क्षेत्र में, जहाँ पर कि